प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम पेप्टिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सॉल्व बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व बनाने की दो विधियों का अध्ययन किया था, जो कि स्थूल कणों को तोड़कर सूक्ष्म कण बनाने के लिए है, जिसमें एक थी परिक्षेपण विधि और दूसरी है ब्रेडिंग आर्क विधि। इसी क्रम में हम आज तीसरी विधि पेप्टिकरण की विधि की बात करते हैं। पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अवक्षेपित पदार्थ पुनः कोलाइड प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। यानी अवक्षेपित पदार्थ जो है वो कोलाइडल फेज में चेंज किया जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघट्य मिलाने पर होती है। मिलाए गए विद्युत अपघट्य को हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। इन अवक्षेपों के कणों पर विद्युत अपघट्य के द्वारा आयन का अधिशोषण होता है। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। ताज़ा बने आयरन हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को जब हम फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन की अल्प मात्रा से अभिक्रिया करवाते हैं तो लाल भूरे रंग का सॉल बनता है। जो विलयन बनता है वह धनावेशित होता है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड के Fe+3 आयन का अधिशोषण फेरिक हाइड्रोक्साइड के Fe+3 की तुलना में पहले होता है। और इस तरह से हमारे पास एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो है वो सॉल बन जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में आयरन का सॉल कहते हैं। अर्थात ताज़ा बने अवक्षेप को ही पेप्टिकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आयरन हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप पड़ा हुआ है और बाद में आप लो और उसमें फेरिक क्लोराइड मिलाओ तो वो जो है सॉल बनेगा। सॉल बनाने के लिए हमें ताज़ा आयरन हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप चाहिए होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए यदि हम उदाहरण लेते हैं तो कभी कभी अवक्षेप को हम बार बार धोते हैं तो धोने पर भी पेप्टिकरण की क्रिया हो जाती है। तो जैसे यदि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को लें और उसे लगातार धोते जाएं तो हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि धोवन के पदार्थ में कुछ कण कोलाइडल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हमने विधियां ली, ये विधियां थी परिक्षेपण की विधियां, और इनके अंदर स्थूल कणों को तोड़ करके सूक्ष्म कणों का निर्माण किया जाता है। अब हम दूसरे प्रकार की विधियां लेते हैं सॉल के बनाने की, जिनको हम संघनन विधि या कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। संघनन विधि में छोटे कणों को जोड़ करके बड़े कण का निर्माण किया जाता है और कोलाइड बन जाते हैं। इसमें सबसे पहली है एक्सेसिव कूलिंग या अतिशीतलन की विधि। अतिशय शीतलन भी कहते हैं इसे, या अतिशीतलन कहते हैं। कभी कभी वास्तविक विलयन को जब अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो वो कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ठंडा करने पर अणुओं की अंतराणुक दूरी घट जाती है और जिससे इनका कंडेंसेशन हो करके कोलाइडियल पार्टिकल बन जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म के जलीय इमल्शन को जब हम बहुत ठंडा कर देते हैं तो क्लोरोफॉर्म में बर्फ का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि है इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम के द्वारा वाष्पित तत्व का संघनन या कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज्ड एलिमेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। यदि तत्व की वाष्प को सीधा परिक्षेपण माध्यम में से प्रवाहित किया जाता है तो कंडेंसेशन के द्वारा कोलाइडल विलयन मिलता है। जैसे सल्फर का कोलाइड बनाना, तो सल्फर की वाष्प को जल में प्रवाहित करने पर सल्फर के अणु कंडेंस होकर के सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब तीसरी प्रकार की विधियां लेते हैं, वो है विलायक के परिवर्तन के द्वारा। जब विलेय का विलायक परिवर्तित कर दिया जाता है तो कई बार कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है।
एक पदार्थ किसी एक विलायक में कम विलेय और दूसरे में अधिक विलेय हो सकते हैं, तो दूसरे विलायक में लेने पर उनकी विलेयता में कमी या अधिकता आ जाती है। तो जैसे उदाहरण लेते हैं, फिनोल्फ्थलीन का कोलाइडल विलयन बनाने के लिए इसे अल्कोहल में घोल लिया जाता है और फिर जल मिलाते हैं तो फिनोल्फ्थलीन का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से नमक को यदि जल में घोला जाता है तो आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन प्राप्त होता है, परंतु उसी नमक को जब बेंजीन में घोल लिया जाता है तो कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि नमक जल में पूर्ण विलेय है और नमक बेंजीन में अल्प विलेय है या स्प्रिंगली सॉल्युबल है। इस कारण से कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगली प्रकार की जो विधियां हैं वो हैं रासायनिक विधियां। तो सॉल निर्माण की अब हम रासायनिक विधियों की बात करते हैं। रासायनिक विधि में सबसे पहली प्रकार की विधि है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की विधियां। ऑक्सीकरण की विधियों में कुछ अधातुओं के सॉल ऑक्सीकृत होकर के जो प्रोडक्ट देते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ब्रोमीन जल की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो HBr का निर्माण होता है और इसके साथ सल्फर प्राप्त होती है जो कि कोलाइडल स्टेट में होती है। इसी प्रकार ऑक्सीकृत हाइड्रोआयोडिक अम्ल की HI के साथ या आयोडिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर आयोडीन का कोलाइडल सॉल प्राप्त होता है, यानी HiO3 + 5Hi gives 3H2 + 3I2। तो इस तरह से आयोडीन का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। दूसरी रासायनिक विधि जो है वो है अपचयन की या रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड के द्वारा गोल्ड सॉल को बनाया जा सकता है या सोने के सॉल को बनाने के लिए सोने के लवण HaUCl4 का अपचयनकारी पदार्थ जैसे टैनिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फास्फोरस या हाइड्रोजीन की उपस्थिति में हम अपचयन करते हैं। तो किसी भी पदार्थ को ले लें, गोल्ड के HaUCl के साथ टैनिक एसिड लो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड लो, चाहे H2O2 हो, उनकी प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन पर गोल्ड का सॉल प्राप्त हो जाता है। सिल्वर के सॉल भी इसी विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसमें कैरिली सिल्वर के सॉल को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को अपचयित करके प्राप्त किया जाता है। स्थायी कारक के रूप में इसमें डेक्स्ट्रीन का उपयोग करते हैं। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सिल्वर के सॉल मेडिसिन के रूप में, आइस की मेडिसिन के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस के लिए इस विधि का उपयोग सामान्यतः हाइड्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के कोलाइडल विलयन बनाने के काम में आती है। आयरन हाइड्रोक्साइड की हम पूर्व में बात कर चुके हैं। फेरिक क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये आयरन हाइड्रोक्साइड वापस FeCl3 की उपस्थिति में आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल बना लेता है। इसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल सॉल बनाने के लिए हम फेरिक एसीटेट की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमारा आयरन सॉल प्राप्त हो जाता है। अगली जो विधि है वो है डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन। उभय अपघटन का मतलब है कि दोनों ही सब्सटेंस या दोनों रिएक्टेंट जो हम काम में रहते हैं उन दोनों का ही टूटन होता है या वो दोनों टूट जाते हैं, दोनों डिकम्पोज होते हैं। इसीलिए
इन विधि को या इस तरह की विधि को हम डबल डीकम्पोजिशन या उभय जल अपघटन की विधि कहते हैं। इसके अंदर अविलेय सॉल को अविलेय लवणों के सॉल बनाने का ये उत्तम और महत्वपूर्ण तरीका है। यदि जल में आर्सेनियस ऑक्साइड के तनु विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तो आर्सेनियस सल्फाइड का पीला कोलाइडल विलयन बन जाता है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम H2S के साथ अम्लीय माध्यम में करते हैं तो ये आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल प्राप्त होता है और साथ में जल के अणु प्राप्त होते हैं। ये जब भी कभी प्रायोगिक कार्य में अध्ययन करेंगे तो आर्सेनिक का एलिमेंट जब आपको दिया जाता है तो आर्सेनिक के आयन का टेस्ट लगाने के लिए भी हम सेकंड ग्रुप में हमारा जब H2S पास करते हैं सॉल्यूशन बनाने के बाद तो हमारा पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और ये आर्सेनिक सल्फाइड का अवक्षेप है जो कि H2S के साथ अम्लीय माध्यम में प्राप्त होता है और प्रायोगिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन विधियाँ या ऑक्सीकरण अपचयन की विधियाँ। ऑक्सीकरण अपचयन की विधि का मतलब है कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन हो जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन की विधियों के द्वारा कई प्रकार के कोलाइडल सॉल बनाए जाते हैं। जैसे अमोनियम मॉलिब्डेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपचयित करवाया जाता है तो मॉलिब्डेनिक ऑक्साइड का सॉल बना लिया जाता है। मॉलिब्डेनिक ऑक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त करने की ये उत्तम विधि है। इसी प्रकार यदि हम 0.01 m पोटेशियम परमैंगनेट लें और उसे अमोनिया के साथ अपचयित करवाएं तो वह हाइड्रेटेड होकर मैग्नीज ऑक्साइड का सॉल बनाता है। इस सॉल को जिलेटिन की निश्चित मात्रा में स्टेबलाइज किया जाता है। तो इस तरह से सॉल बनाते हैं और पहले मैंने आपको बताया था कि सॉल जो भी बनाए जाते हैं उन सॉल की एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, यानी कुछ समय पश्चात वो डिकम्पोज हो जाता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिलती है तो उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो सूखी होती हैं और उसमें कहा जाता है कि आप में इतना पानी इसमें डालना है, इसको हिलाना है और इसको 3 दिन या 5 दिन में या 10 दिन में ख़त्म करना है। तो उसका मतलब है कि उसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों का जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है उस स्टेबलाइजिंग एजेंट की लाइफ टाइम उतनी है। यदि स्टेबलाइजिंग एजेंट की लाइफ टाइम से ज़्यादा समय बाद आप उसको यूज़ करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो कोलाइड ख़राब हो जाता है और वो नुकसानदेह होता है। इस कारण से जो भी मेडिसिन हो उसको जितना निर्धारित समय होता है उस कारण से काम में लिया जाता है। और ये अध्ययन किया गया है कि जो कोलाइडल मेडिसिन होती हैं वो दूसरी मेडिसिन की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस कारण से जो सॉल हैं उनकी जो निर्माण विधियां हैं उनका बहुत महत्व है। तो इस तरह से हमने आपको पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल बनाने की विधि के बारे में विस्तृत तौर पर बताया। और सॉल का मतलब है कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, यानी सॉलिड कम मात्रा में है और जो द्रव है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे हम सॉल कहते हैं। तो इस तरह से हमने सॉल बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। अगले टर्न पे हम ये बने हुए सॉल के शुद्धिकरण के बारे में बात करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन का
शुद्धिकरण किस तरह से किया जाता है, या सॉल का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।